अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग साथ में हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, एफबीआर के अफसरान का टैक्स वसूली के तरीक़ेकार और टैक्स पेयर की परेशानी, इस पर आज गुफ्तगू होगी। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोहेल अशअरी साहब। आप साबिक सदर हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं। उनके साथ मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब, साबिक सदर हैं लॉ टैक्स बार के, FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। सबसे पहले सोहेल अशअरी साहब, जो एफबीआर के अफसरान टैक्स रिकवरी करते हैं और आप टैक्स भी देते हैं, आप बेहतर सब कुछ जानते हैं, चैम्बर के सदर भी रहे हैं। जो टैक्स के रिकवरी का तरीक़ेकार है अफसरान का, जिसके खिलाफ ताजिर हमेशा सरापा एहतजाज रहता है, इसकी क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब टैक्स नोटिस आते हैं उनमें डेफिनेटली एक टाइम पीरियड दिया गया होता है कि भाई 30 डेज में आपने इसका जवाब देना है, और आर्बिट्रेरी किस्म के वो नोटिस होते हैं। उनके पीछे उनकी कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि ये टैक्स बनता है कि नहीं बनता। फिर उनको कारोबार से हट के एक इस लाइन पे काम करना शुरू कर देना चाहिए कि इनको अब हम कैसे सेटिस्फाई करें कि ये इनके नोटिस ठीक नहीं। फिर उन पर स्टे हो जाते हैं और फिर उन पर रिकवरी नहीं होती है, और कई दफा वो जबरी भी रिकवरी करते हैं। देखिए, टैक्स बुनियादी तौर पे एक मुआहिदा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन के वो टैक्स देंगे और उसके बदले में वो भी उनको कुछ न कुछ मराहत देंगे। तो टैक्स लेने के लिए जबर और जबरदस्ती है, ये असूली तौर पे नहीं होनी चाहिए। और टैक्स पेयर के साथ बैठ के अगर उसकी असेसमेंट प्रॉपर की जाए, क्योंकि हुकूमत अलग से बैठे अपनी असेसमेंट अपने तौर पे कर लेती है। चाहे आज मैंने 100 रुपए का बिजनेस किया है तो हो सकता है कल मैंने 90 का किया हो, 110 का ना किया हो, मगर वो कहते नहीं बढ़ा के ही दे। ये इस किस्म की तकलीफें हैं कि जिसमें टैक्स पेयर टैक्स कलेक्टर के दरमियान ट्रस्ट आज तक डेवलप नहीं हो सका कि हम कैसे टैक्स की वसूली करें। देखिए, टैक्स की वसूली जितनी आप कॉम्प्लिकेट करेंगे उतने उसमें लकोने निकलेंगे। हुकूमत की नजर में या एफबीआर के अफसरान की नजर में टैक्स पेयर वो समझते हैं टैक्स चोरी करता है, इसलिए एतमाद नहीं करते। और जो टैक्स पेयर है वो जो टैक्स अदा करता है वो एतमाद नहीं करता हुकूमत पे या अफसरान पर, ये मेरा टैक्स का पैसा सही जगह पे लग रहा है। देखिए, मैंने भी ये बड़ी सटली और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से यही कहा कि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। उसका मतलब भी यही है, टैक्स पेयर है उसको क्या सहूलतें चाहिए। महजब कौमें तो एजुकेशन पे देती हैं उनको, और उनको हेल्थ पे देती हैं, फ्री हेल्थ होती है, एजुकेशन फ्री होती है। चलिए, हम वो नहीं मांगते उनसे, मगर कम से कम सड़कें, कम से कम रोड पे डिसिप्लिन, कोई एक्सीडेंट कंट्रोल, कोई बिजली हो गई वो बिला तातल मिले, कोई ऐसी चीजें होती है ना जिससे कि इंडस्ट्री पनपे और फिर आपका टैक्स बढ़े। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं करने वाला था वो ये था कि आप एक फिक्स टैक्स रजीम बनाएं और असेसमेंट करें। देखिए, हम दुनिया की बड़ी मिसालें देते हैं। बाहर के मुल्क में अब चाइना ने पिछले ही 25-30 साल में तरक्की की है कि उनके वहाँ हर एक दुकान का सरकारी नंबर है। आज तक यहाँ असेसमेंट नहीं हुई है कि कितनी फैक्ट्री हैं, कितनी दुकानें हैं। तो जो सर्वे हुए हैं उन पे भी आज तक काम नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। तो जब तक आपको सर्वे नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, मैं तो ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तो आजकल ट्रेडिंग कंट्री है, जिधर चले जाए दुकान ही खुली हुई है। फैक्ट्री के ऊपर हमें शादो नादरी को नजर आती है। बेशक ये ऐसी चीज की बात करते हैं मगर वो भी अबैंडन्ड पड़ी हुई हैं, उनमें वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। लैंड इतनी महंगी है ऐसी चीज में, लैंड पे खर्चे करे कि इंडस्ट्री लगाए। सो मतलब कहने का ये है कि टैक्स देने को सारे तैयार हैं। अब नॉमिनल टैक्स रखें, टैक्स की बेस को बढ़ाएं, जाके हर बंदा इवन रेडी बान भी टैक्स दे रहा हो और रिक्शे वाला भी टैक्स दे रहा हो, तो आप देखिए थोड़ा टैक्स ले लें बेशक, मगर जब आपका वॉल्यूम बड़ा होगा, या आज जो कह रहे हैं 13 ट्रिलियन का टारगेट है, इनसे वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा और अभी महीना डेढ़ रह गया, बाकी सारा जून में इन्होंने एंड करना है, तो ये भी टारगेट इनसे पूरा नहीं होता। वैसे अब लाहौर में दुकानों को भी मसमार करने का हुक्म दिया जा रहा है, आपके मार्केटों का सदूर भी सरापा एहतजाज है, और जो लाहौर में नाजायज तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है, रेडी बानों को या गरीबों को हुकूमत एक साइड पे लगा के टैक्स लगा के उन फिक्स लगा के मंथली वसूल कर सकती है, हुकूमती खजाने में रुपया आ सकता है। लेकिन ये सब कुछ मसमार करने का, कारोबार बंद करने का, उनको बेकारोबार या बेरोजगार मददगार छोड़ने से क्या आप समझते हैं कोई बेहतरी आएगी? हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है। कत्लो गारत, डकैती, चोरी, उसमें ज्यादा इजाफा हो। बात को थोड़ा सा बड़े पराये में लेते हैं। बात यह है कि वो सारे लोग हुकूमत की जमीन पे नाजायज बड़े अरसे से बैठे हुए हैं। अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए था, शुरू में नहीं होना चाहिए। चलो हो गया, उस वक्त पाकिस्तान बन रहा था, लोगों ने सर्कुलर रोड पे पहले ठेले लगाए, रेडियां लगाई, फिर दुकानें बनाई, फिर दुकानों से उन्होंने 3 मंजिला दुकानें बना ली, मगर वो सारे हुकूमत के किराएदार हैं और नाजायज बैठे। अब बात ये हो रही है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा ना, उनको एक जगह मुबादल दी जाएगी जहां जाके वो बिजनेस करें। हुकूमत का इस वक्त, चूंकि मुझे थोड़ा सा इसका अंदरूनी भी पता है कि क्या हो रहा है, तो वो ये चाह रहे हैं कि इनको बहुत अच्छी सी जगह बना के दी जाए ताकि वो जाके वहाँ कारोबार करे। और इंशाल्लाह इनका ये जो आज कारोबार है, अगर वो प्रोग्राम उसी तरह हुआ जो मुझे पता है, कारोबार बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ये टैक्स भी प्रॉपर देना शुरू हो जाएंगे, एक प्रॉपर जगह पे बैठे होंगे। तो लाहौर को थोड़ा सा लाहौर बनाया जाए, जो कि इस वक्त सीमेंट और बजरी का मकान बन के रह गया है। और दूसरा ये कि जितने भी ताजर हमारे भाई हैं उनको
एक प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ वो बैठ के अपना कारोबार करें। और इस वक्त ताजर ये भी कह रहे हैं कि अब हमने किराए पे नहीं बैठना, हम मालकाना हकूक लेंगे, जो आप जगह देंगे हम आपसे खरीदेंगे और खरीद के वहाँ बैठेंगे, ताकि कल को कोई हमें कह सके कि जी आप किराएदार हैं और आप ऐसे बैठे। जमील अख्तर भाई साहब, जो एफबीआर का तरीकेकार है टैक्स वसूली का, आप उससे कहाँ तक मुतमिन है? जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो आप तो मुझे लगता है जवाब यही चाहेंगे कि टैक्स के नोटिस है उनको फाड़ के फेंक दिया जाए। मेरा मतलब है आपने सवाल ऐसे अंदाज में किया कि नोटिस ही फाड़ दिए जाए। सर ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाता है 24 करोड़ अवाम से सबसे ज्यादा मुतमइन मैं, इसमें कोई एतराज नहीं। बात यह है कि सर टैक्स कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या रेशियो है टैक्स लगाने की। मेरा ख्याल है कि पहले तो थोड़ा सा इसको नॉर्मल पर्सपेक्टिव में देखें। जब आपकी इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की, एक्साइज ड्यूटी की जितनी भी रिटर्न्स हैं वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम में जाती हैं और एक्सेप्ट हो जाती हैं। आप रिटर्न फाइल करते हैं, साथ असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है, गवर्नमेंट उसको ट्रस्ट करती है कि आप एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले 2018 तक ये होता था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिलेक्शन करता था ऑडिट की कि ऑडिट किया जाए, 5% या 7.5% सिलेक्शन होती थी और वो 2 साल 3 साल उनको नोटिस जाते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाई जाती थी, बल्कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन ही रही, ऑडिट हो ही नहीं सके। अल्टीमेटली एफबीआर ने ये काम बंद कर दिया। ठीक है जी, टैक्स वकला ने, ताजरों ने, सरमायादारों ने, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, अदालतों ने ये पूरा अपना रोल अदा किया कि ये ऑडिट ना हो। एफबीआर ऑडिट नहीं सिलेक्शन करता, अब कमिश्नर सिलेक्शन करता है, क्योंकि केस देखता है उसको सिलेक्ट करता है जिसमें कोई पोटेंशियल रेवेन्यू की कंसीलमेंट हो, उसको सिलेक्शन करता है। अब आगे डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर 122(5)A में उसका रिओपन करता है या डिप्टी कमिश्नर 122(5) में रिओपन करता है, जहां कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है। नोटिस देखें, नोटिस ये आते हैं कि आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, 236C 236K का टैक्स दे दिया तो अपने प्रॉपर्टी बेची है तो आपने डिक्लेयर ही नहीं की। आपके बैंक में आपकी सेल 10 करोड़ है, आपके बैंक में 50 करोड़ पे आया हुआ है, बता दे। कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस का इशू आता है कि जो आपने इतने एक्सपेंस किए हैं या एडिशन टू फिक्स एसेट की, ये नोटिस आते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम ऑडिट को नहीं कामयाब कर सके, तो असेसमेंट जो है, जो वो भी जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, उनका वो उस तरह की हम ग्रूमिंग कर ही नहीं सके कि वो ऑर्डर सही पास कर सके। वो भी गलत मलत ऑर्डर पास कर देते हैं, आगे कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल में जाके वो या खत्म हो जाते हैं या रिमांड बैक हो जाते हैं। सिर्फ वो इंटरम पीरियड है जिस पीरियड में कोई डिमांड खड़ी होती है, वहां एफबीआर डिप्टी कमिश्नर कोशिश करता है कि मैं रिकवरी कर लूं। 138 देगा, आप स्टे ले आएंगे, 140 देगा, आप बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, तो कहां से रिकवरी? आप देखें तो सही कि आपकी जितनी टैक्स रिकवरी हो रही है उसमें से 137 या 138 की रिकवरी कितनी है? मेरा ख्याल है 15% भी नहीं है सर। एफबीआर की तनख्वाहें उसमें से नहीं पूरी होती, इतनी की रिकवरी है। नहीं सर, जमील साहब देखें, 137 का नोटिस डिमांड क्रिएट करता है अफसर, 30 दिन का टैक्स पेयर के पास टाइम होता है। 30 दिन तो पूरे भी नहीं होते, पहले उसका वो बैंक अटैच कर लिए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाता है, बंदे को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। मेरे वेरी क्लियर, मेरे केस में तो किसी केस में ऐसे नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर को ये होती है। आज भी एक एफबीआर टैक्स हाउस में एक बंदे को बिठाया हुआ था, हालांकि वो कंप्लाइंस करने के लिए आया था, आप उनको बिठा लिया अफसरान ने, आपके टैक्स बार उसमें इन्वॉल्व हुई, जाके उसके बंदे की जान छुड़ाई है। ये भी देखो ना, एक टैक्स पेयर बाकायदगी से टैक्स अदा कर रहा है, आप उसको हिरासा कर रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं। सर मेरा 40 साल एक्सपीरियंस हो गया, मैंने तो नहीं देखा एफबीआर किसी को हिरासा कर रहा हो। पता नहीं फिर मेरी आंखें बंद है, आपकी आंखें खुली हैं। आपसे अफसरान प्यार करते होंगे ना, आपके क्लाइंट को नहीं छेड़ते होंगे, या आपको कंप्लाइंस करने का सिस्टम ठीक है, या आपकी वो जो रिटर्न जाती है वो दुरुस्त है। आपकी मामला देखो, ये एक मसाइल तो है ना सबके साथ। रिटर्न ठीक फाइल करें, प्रॉपर डिक्लेयर करें, कंप्लायंस करें, तो एफबीआर को क्या जरूरत पड़ी है? ये बातें वो फिर टॉपिक से हट जाएंगी। 176 के 147 के इनके जिस तरह नोटिस किए जाते हैं एडवांस टैक्स के, वो तो सवाब समझ के एफबीआर के अफसरान करते हैं। धड़ाधड़ पार्टी, किसी को एडवांस टैक्स बनता भी नहीं, उसको भी नोटिस हजारों को नहीं लाखों की तादाद में कर देते हैं। फिर एक बंदे को जिसको नोटिस में उसका जिसका गुनाह ही नहीं है, जिसको पता भी नहीं है। मुझे भी 147 के नोटिस आए हैं। 147 के नोटिस जो मेरी बात हुई है एफबीआर डिपार्टमेंट, वो कहते हैं सिस्टम जनरेटेड होते हैं और वो सादा सा फार्मूला है कि जितनी आपकी
पिछले साल इनकम डिक्लेयर की है, रिटर्न फाइल की, जो आपने टैक्स दिया है, उसका क्वार्टर हर साल हर रिटर्न पे देते जाए, हर क्वार्टर का उतना टैक्स बना देते हैं। उसमें से जो आपने टैक्स अदा कर दिया वो माइनस कर दे, बाकी जमा कराते रहे। पॉइंट ये होता है, इशू उसमें ये होता है जो मैं बता देता हूँ, सम टाइम वो बिजनेस अगले साल में ऐसे नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पे बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, ठेका खत्म हो गया है, सैलरी नहीं रही, वगैरह वगैरह। वहां पे आपके पास राइट है कि आप एस्टिमेट फाइल कर सकते हैं कि जी मेरी अगले साल में इनकम ये होगी, और उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते डिपार्टमेंट। हाँ जी ठीक है, आप अपने एस्टिमेट के मुताबिक फाइल कर दें, वो उस पे पाबंद है लेने को। और कम से कम ये चीजें तो थोड़ा सा हम कर लेना। लाहौर हाई कोर्ट की ताज इंटरनेशनल केस में बड़ी जबरदस्त जजमेंट है, जिसमें बगैर रेक्टिफिकेशन के उनके अगर कोई केस आपने तहकीक किया है, उसके बगैर तहकीक बगैर आप FIR नहीं दे सकते। FIR तो पहले हो जाती है, टैक्स पेयर को तो पता भी नहीं होता, FIR उसके ऊपर हो जाती है। सर FIR जहाँ होती है तो वो मैं आई एग्री विद यू। अभी कुछ लोगों ने ये मूव स्टार्ट की है, ये कि जी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। इट्स नॉट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इट इज सिविल प्रोसीडिंग्स। टैक्स देना सिविल ऑब्लिगेशन है, सिविल राइट है, ये सिविल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, इसको क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ताकि यहाँ डिटरमिन हो जाए कि आपने टैक्स फ्रॉड किया है, वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। उसमें भी जो ये फ्लाइंग इनवॉइसेस हैं और ये वो चीजें उस तरह नहीं है, आपने उसको कैटर कर लिया, इनपुट डायरेक्ट आ जाती है, कहाँ से फ्लाइंग इनवॉइसेस। जिन साहब रमजान में जिनके बड़े बड़े शॉपिंग हॉल है, जिनके POS के सिस्टम लगे हुए हैं, एक जगह 10-10 20-20 लगाए हुए हैं, क्योंकि क्लाइंट्स ज्यादा है, ग्राहक ज्यादा है, इनवाइस तो सब पे निकल रही है। अगर FBR के बार कोड के बगैर कोई इनवाइस निकलती है तो आप उसको पकड़े। रमजान में तो हजारों दुकानें, बड़े बड़े दुकानें, नामवर दुकानों को सील किया गया, जिनका अगर 4 दिन दुकान सील रहे, कोरोना का जिसका नुकसान हो, हुकूमती खजाने में रेवेन्यू आ जाए, वो उसका जिम्मेदार कौन है? सर अगर तो POS लगा हुआ है और ये आपके इल्म में कि है कि भी पूरा वहाँ पे भी गड़बड़ होती है, पूरी इनवॉइसेस शो नहीं होती। सर जब वो सिंक्रोनाइज ही नहीं करता उसका सिस्टम, दुकानदार की तो जिम्मेदारी नहीं है, वो तो गुनहगार नहीं है। वो तो जो सिस्टम आपने लगाया POS का, उसका सिंक्रोनाइज जो करना FBR के पोर्टल के साथ, वो FBR की जिम्मेदारी है, वो दुकानदार की जिम्मेदारी है। 4-4 दिन सिस्टम बंद रहता है, वो इनवॉइसें उसमें ओपन नहीं होती, सिस्टम उसको ओपन नहीं करता, शो नहीं करता, जाके दुकान को सील कराते हैं। ये सर मैं इस पे सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। हम एज ए नेशन ये जो IT की टेक्नोलॉजी है इसमें फंस गए हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट कम से कम आप ऑनेस्टली काम तो करें। ना तो FBR का सिस्टम चल रहा है, ना SCCP का चल रहा है, ना PRA का चल रहा है, ना लैंड रिकॉर्ड का चल रहा है। नादरा का तो जिक्र हमारे से तो लगे, पर उसकी तो बताऊंगा मेरे इल्म में क्या क्या हालात है। ठीक है जी, हम इन चक्करों में फंसे हुए हैं। SCCP जाएं, वहाँ रिकॉर्ड गलत आ रहा होता है, फॉर्म में शेयर गलत आ रहे होते हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटेड है, डायरेक्टर नाम नहीं आ रहा होता। हमें इस पे एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट गौर करना चाहिए। मेरे पास सर, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास सारा काम फाइलों में जो हम कर रहे हैं वो सारी ये गलतियां ठीक कर रहे हैं। कभी चलान गलत बन जाता है, कभी रिटर्न गलत फाइल हो जाती है, कभी रिटर्न फाइल होती है तो अपडेट नहीं होती। मैं बताऊँ, हमने चलान जमा कराया है तो चलान शो नहीं हो रहा, मैं उनको एक्नॉलेजमेंट रसीद दे रहा हूँ, कहते हैं हमारे पास नहीं शो हो रहा जी। हम क्या अब इस्लामाबाद भेजेंगे, हम उससे फिर आगे जिसके थ्रू जमा कराया बैंक, वहां से वेरीफाई करेंगे 15 दिन। अब जमीन साहब यही तो मसला है। देखो हम एक नारा भी लगाते हैं, टैक्स पेयर को बढ़ाएंगे, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करेंगे। जब टैक्स पेयर के साथ जब जुल्म होगा तो टैक्स पेयर क्यों प्रॉपर टैक्स देगा, क्यों देगा? ये बात अब्सोल्यूट है, इससे मैं एग्री नहीं करता। टैक्स पेयर के साथ जुल्म नहीं होता, और ना FBR का काम है जुल्म करना या जुल्म से छुड़ाना। ना FBR का काम इस तरह टैक्स इकट्ठा करके तो मुल्क को चलाना। ये सर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम में भी कहा कि कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। इसका बावजूद जो टारगेट जो हमारे पूरे होते हैं वो टैक्स की वजह से होते हैं, लोग देते हैं टैक्स तो पूरे होते हैं ना सर। चंद सादा लोग टैक्स देते हैं या मजबूरी से टैक्स जाता है, जैसे कंट्रैक्टर का कट जाता है, सैलरी पे कट जाता है, सप्लाईज पे कट जाता है, इंपोर्ट पे कट जाता है, एक्सपोर्ट पे कट जाता है। अगर किसी को कहना है तुम्हारा इतना टैक्स बनता है जमा करो, कोई नहीं कराता। कोई वजह नहीं है सर, वजह इसकी ईमानदारी है। कोई सिस्टम सारा ठीक है सर, किसी को कुछ नहीं कर। निजाम को इतना सख्त कर दिया है, अफसरान के रवैये को इतना सख्त कर दिया है, जो एक चाय की प्याली पे बंदा टैक्स पेयर कमिश्नर बिठा के इज्जत से बिठाए ना कि किसी को चाय की प्याली पिलाए तो वो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता है बंदा। जब आप उसको 4 घंटे बाहर खड़ा रखेंगे और अफसरान के उसको गिरफ्तार करके बिठा ले, दौर चला गया। अब वो ना कोई बाहर खड़ा करता है, ना किसी को जाने की जरूरत है। आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी उसी वक्त एक्सेप्ट होती है। सर क्यों नहीं लोग टैक्स जमा कराते? ये सिर्फ टैक्स चोरी की टेंडेंसी है हमारी। ये सर आप इस पे है। लशारी साहब ने अभी कहा था एक सिटीजन और हुकूमत दोनों पार्टनर हैं।
और दोनों पार्टनर की वजह से ये मुल्क चल रहा है, क्योंकि हुकूमत मुल्क चलाती है और शहरी टैक्स अदा करता है। अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसकी रूह भी यही है, भाई ताजिर जो टैक्स देते हैं और हुकूमत दोनों पार्टनर है, और टैक्स वसूली करने का इदारा FBR है। दोनों पार्टनर को खुद पे एतमाद नहीं है, एक जिसको करने की कलेक्शन वो तो आपका सहूलतकार है, आपको फैसिलिटेट करने वाला है, वही आपके ऊपर जब तलवार लेके खड़ा होगा, पार्टनरशिप कहाँ खड़ी होगी? सर मैं दोबारा फिर उसी बात पे आ जाता हूँ। मेरे इल्म में है टैक्स काट के लोग को जमा नहीं कराते। गवर्नमेंट अदारे सर टैक्स जमा नहीं कराते। बैंक्स, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, बैंक टैक्स काटते तो जमा नहीं कराते। अब कहाँ जाएंगे, किस मुल्क की बात करते हैं? सर मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैं एक सादा सा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं नीचे फिरता हूँ। आप बड़े से लशारी साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन है, मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ, आप उससे आप एवेल्युएट कर ले। सर मैं पहले बात की हो, मैं एक दुकान पे गया, दूध दही दुकान लेता, तो मैंने शाम 8 बजे का टाइम था, मैंने पूछा ये दूध कहाँ गया है? 285 लीटर दूध। कहता है ये सामने जो छोटा खोखा है ना, इतनी सारी दुकान है उसकी, जो दुकानों पे चाय वाले बैठे होते उसका है। मैं कितना दूध जाता है? कहता है ये 300-400 300 350 लीटर डेली जाता है। मैं कहा ये चाय कैसे बनाता है, क्या फार्मूला क्या है चाय का? कहता है जी 3 लीटर दूध होना तो 2 लीटर पानी डाल के चाय बना। मैंने सर वहीं बैठे बैठे हिसाब किया, क्यों मैं अकाउंटेंट भी हूँ और टैक्स का भी डील करता हूँ। एक पठान है या पंजाबी, इतना सारा खोखा सर, इतना ही टेबल है। 5 सर अगर 300 लीटर दूध लगाए तो 200 पानी डाले तो 500 लीटर हो गया। सर 1 लीटर में से 4 कप भी बनाए तो 2000 कप बनते हैं। 50 रुपए का कप। सर गुड़ वाली चाय महंगी है, दूध पत्ती 70 रुपए की, गुड़ वाली चाय 120 की। मैं सिर्फ सिंपल चाय लगाता हूँ, 4 कप से ज्यादा बनते, मैं 4 लगाता हूँ, 2000 कप बना, 50 रुपए लगाए सर, 1 लाख रुपए की डेली सेल बनती है। 60,000 रुपए का सर 300 लीटर 200 रुपए के हिसाब से 60 रुपए का दूध जाता है। 20,000 रुपया मैक्सिमम लगा लें, चीनी पत्ती गैस शैस सारा कुछ। सर मेरे ख्याल के मुताबिक मिनिमम 20,000 रुपया उसका डेली का प्रॉफिट है। महीने का कितना हो गया? 6 लाख। साल का कितना हो गया? 72 लाख रुपया। उसका काम है टैक्स देना, रजिस्टर्ड केस की जिम्मेदारी। ओ उल्लू का पट्टा, मैं कहता हूँ ये कमाई करता है 72 लाख रुपया, हम नहीं कमा सकते। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी इतनी इनकम नहीं है, मेरी रिटर्न चेक कर ले सर, मेरा ऑडिट कर ले सर। मेरा 11% इनकम टैक्स है, 5% सेल टैक्स है, 16% टैक्स देता हूं मैं, और मुझे कोई FBR का नोटिस नहीं आया, मैं खुद देता हूं। 16 ग्रेड के जो आपने अफसरान बिठाए हुए हैं ऑफिस में, ACO में बिठाए हुए हैं, उनको निकाले ना फील्ड में, उनको सर्वे करवाए ना, लोगों को रजिस्टर करवाए ना, उनको देखा, उनकी इनकम को देखे ना कुछ का। मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया? एक खोखे वाला 72 लाख रुपया साल का कमाता है सर। एक दुकान का मैं जिस दुकान से वो ले रहा है दूध, उसकी क्या इनकम होगी? उसे पूछे टैक्स देता है? कहता वो क्या होता है? तो बाद वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड पे उसमें बात कहता है ये मैंने इस रोड पे 6 करोड़ की दुकान लेनी है अगले साल। सर प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सरमायादार की सपोर्ट बंद कर दें, बिजनेसमैन की सपोर्ट बंद करें, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए, उनको रिक्वेस्ट करें कि खुदारा टैक्स दे जैसे दुनिया में टैक्स दिया है। इंडिया में लोग टैक्स देते हैं और कोई सा टैक्स जोरी जबरदस्ती नहीं ले सकता। बेशक वो चाय का है या फ्रूट का है या खाने का स्टॉल है, सुबह से लेके शाम तक 10 बंदे उसके पास कोई 1000 रुपए लेके जाता है रिश्वत, LDA का आता है, कोई कारपोरेशन का आता है, कोई फूड का आता है, शाम तक वो 5-10 हजार रुपए रिश्वत दे के फिर अपने बच्चों को रिजक कमा के ले जाता है। अगर वही सहूलत अगर हुकूमत उसको फराम करे, उसको एक जगह पे रखा जाए, जैसे पहले मैंने लशारी साहब से कहा था, वो 10,000 हुकूमती खजाने में जाना चाहिए था, जो रिश्वत की नजर होके अफसरान की जेबों में जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। ये हमने वोट दे के सरमायादारों को हुकूमत में लाए हैं, वो उधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। हम बैठे हम गरीबों को किल करते हैं, एग्रीकल्चर को तबाह करते हैं, इंडस्ट्री को तबाह करते हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम इसकी बात को हमें साथ बिल्कुल आपने एक मिथ बनाई है, FBR खा गया जी, लुट गया जी। मैं जानता हूँ FBR से बेहतर डिपार्टमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं है। मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बहस करें सर। मैं अभी करता जाऊँ बात। अभी पिछले दिनों आपने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ फरमा थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि कोई रिश्वत ना दे FBR को। उसने ये नहीं फरमाया कि कोई गलत रिटर्न ना भरे। रिश्वत के बगैर तो काम भी नहीं होता कोई भी। मैं चैम्बर में जाके एक दिन कहा
कहा था, मैं कि जो रिटर्न सही भरता है, मेरा नाम जमील अख्तर बेग वाल मिर्जा मोहम्मद जहांगीर है, मेरा मोबाइल ले ले, जो रिटर्न सही भरेगा अगर उसको एफआईआर तय करे हाई कोर्ट तक जमील अख्तर बेग उसका फ्री केस लड़ेगा। तो शायरी साहब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ये तो जमील अख्तर बेग की बात सही है। हम वो रिटर्न जब देते हैं, गोशवारा अपना जमा करवाते हैं, टैक्स पेयर वो देखता है जहां मुझे फीस ना देनी पड़े, 1000-2000 दे के अपने रिटर्न में भरवा लूं, मैं कुछ भी करता हूँ, मेरा किसी को पता नहीं चलेगा। तो जब ऑडिट खुलता है, जब वो चीजें खुलती हैं, जब नोटिस आते हैं, फिर वो भागते हैं। फिर जहाँ 5000 दे के किसी कम्पिटेटिव बंदे से अपने रिटर्न भरवाता तो आज सुखी होता वो, लेकिन अब 50-50 हजार लाख रिश्वत दे के अपना आप को बचाता है। ये भी खराबी है। इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरा ट्रम्प टैरिफ जो आया था उसको आप किस तरह देख रहे थे? नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी लशहर साहब, जो जमील साहब बात कर रहे थे ना, वो एक हद तक तो पहले गुजरा, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए बचा है। अगर ये फरमाएं कि वॉलंटियरली टैक्स दिया जाएगा तो वो तो अमेरिका में भी नहीं दिया जाता, जो बड़ी मजहबी कौम है। तो हमारी कौम तो अभी मेरे ख्याल में ये जनरेशन थोड़ी सी पढ़ना शुरू हुई है, नहीं तो हट्टी पे ही बैठाते रहे हम सारों को। और पाकिस्तान बनने के बाद फिर बात वही है कि छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, जैसे मैंने कहा हम तो ट्रेडिंग कंट्री बन के रह गए हैं। टैक्स हम भी चैम्बर में रहे हैं, वो सारे यही कहते हैं जी मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मुझे तो कंप्यूटर का पता ही नहीं है, मैं टैक्स कैसे भरूं। बंदा जितना जोर हम टैक्स चोरी करने में लगाते हैं, बचाने में लगाते हैं, उतना उसको सही करने में लगा दें। मैं सही कर लें। अगर आप हर दुकान से कहें कि 60,000 रुपया महीने का दे दो तो मे भी वो नहीं देगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है टैक्स देने की। वो तो 2000 नहीं देता, 6-60,000 कहाँ से देगा। सो आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, बड़ी दुकान हो या छोटी हो, जैसा ये फरमा रहे जमील साहब, छोटा सा खोखा है करोड़ों रुपए का होता है। सही नहीं है कि वो खोखा कोई 10 रुपए का या 100 रुपए का खोखा है, वो खोखा करोड़ रुपए का। सो कहने का मकसद ये है कि आप उसको टैक्स के नेट में लेके आए। नेट में लाने का मतलब ये है कि उससे थोड़ा बहुत टैक्स लेना शुरू करें, चाहे उसे कहें अच्छा भाई 5,000 ही महीने का दिए जाए, उससे लाएं तो सही ना। आप उसे पहले ही डंडा मारते हैं कि जनाब 60,000 महीने का दे दो, तो वो नहीं देगा, वो कोई ना कोई लकूना ढूंढेगा। और दूसरी आपने जब बात की है कि देखिए इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी बंदे ने मुझे बड़ी मजे की बात कही कि हम भी कोई काम कर रहे थे, उसने कहा जी इस वक्त सच को सच कहने के पैसे लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपका भरा हुआ टर्न बिल्कुल सही, वो सही के पैसे लेते हैं कि तू सही पर है, उन तेरे को पैसे लेने नहीं तो उसमें से 10 नुक्स वो निकाल देंगे। वो एक्सपर्ट है नुक्स निकालने का, आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सर इस वक्त इस एलिमेंट है ना, इस पे हमारी ब्लैक इकोनॉमी सारी चल रही है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये जो ब्राइबिज्म है, करप्शन तो बड़ी चीज है ना, वो बड़े ठेकों में होती है। ये ब्राइब 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, पुलिस वाला आया, वो चाहे 2 गिलास उसके चाय के मुफ्त पी के चला गया, सही उसने पैसे नहीं लिए, बट दैट इज ऑल्सो ब्राइब। कहने का मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता नेट बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता रिश्वत। हमारे एज ए कॉम पूरे मुल्क में हम डेली तजर्बा करते हैं, आप भी, हम सारे फील्ड में रहते हैं। जितना जोर हम टैक्स बचाने में, उसको छुपाने में, अपनी एक्टिविटीज को, अपने माइंड सेट को रखते हैं, अगर वही माइंड सेट दुरुस्तगी पर आ जाए, यार मैंने रिटर्न भरनी सही, रिटर्न से मैंने फायदा उठाना है, अगर किसी प्रोफेशनल के पास चला जाए तो वो जितना पैसा रिश्वत में या उनमें गुजारता है उससे 4 गुना ज्यादा उसको बचत हो जाए। वो फिर भी देनी पड़ेगी। ये अभी का जो माहौल, वो जितना मर्जी टैक्स रिटर्न सही भर ले, जो मर्जी सही कर ले। आप देखें, हमें इस चीज का इल्म है कि एक बंदा यूनिफॉर्म सप्लाई करता है किसी गवर्नमेंट के इदारे को, वो कहते हैं हाँ जब यूनिफॉर्म बिल्कुल सही है, इतने पैसे दो, वरना हम कहेंगे इसका बटन यहाँ से टूटा हुआ है, इसका काज यहाँ से खराब है। उस यूनिफॉर्म हमारे कल्चर बन चुका है, तो बन चुका है। इसको आहिस्ता आहिस्ता काम ना करने की हम तनख्वाह लेनी है, करने के पैसे लेने, ये है ये इसको बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क की, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। ये अभी भी ये कोई पाकिस्तानी फिनोमेना नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे है। फ्रांस आपको जहाज खरीदने कमीशन देती है, खुद देती है, कहती है देती है, अमेरिका देता है आपको कमीशन। सो कहने का मतलब ये है कि, मगर हैविंग सेड दैट आई एग्री, हर बंदे को टैक्स देना चाहिए और अपने हिसाब से टैक्स देना चाहिए। कोहेजन नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सबको स्टेक होल्डर्स को साथ बैठा के हर सेक्टर वाइज, लेदर वाला ये देगा, ग्लास वाला ये देगा, तो और वो दाना मंगवा रहा है वो ये देगा प्लास्टिक का। आप सेक्टर वाइज बात करें, नॉमिनल टैक्स रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जब चाय की आदत पड़ जाएगी तो फिर सारे चाय पीना शुरू कर देंगे, लस्सी छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि माइंड सेट चेंज हो। तो माइंड सेट चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो और इकोनॉमिक
इकोनॉमिकल हो, ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं। हमने जब से पाकिस्तान बना है कब्जा देखा है, जमीनों का कब्जा, माफिया का कब्जा, माफिया का मोनोपोली। पाकिस्तान बनने के बाद हुआ ही है। आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि आपने के पास सिगरेट का कोटा है वो अमीर हो गया, जिसके पास सीमेंट का कोटा है वो अमीर हो गया। तो हम उस कोटेजम से बाहर निकले हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता टैक्स की तरफ आए। टैक्स देना जरूरी है, टैक्स से हमारी सारी प्रोग्रेस होती है। शहरी साहब जी, देखिए, फरमाइए। अगर हम कर्जों से निजात चाहते हैं, हर पाकिस्तानी चाहता है हम कर्जे ना दें, सूद ना दें, होना भी ऐसे ही चाहिए। सूद से हमें हमारे मुल्क को पाक होना चाहिए। अगर हम कर्जा नहीं लेंगे, सूद नहीं अदा करेंगे, लेकिन फिर हमें टैक्स तो देना पड़ेगा। हुकूमत के जितना अखराजात है, हमारे मुल्क के अखराजात, उसको पूरा करने के लिए हर शहरी को तो अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। टैक्स इज नॉट इनफ, यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव। टैक्स बहुत छोटा चंक है प्रोग्रेस में। आपका जीडीपी रेशियो से 13% का इनका कोई टारगेट है करने का, तो वो बहुत छोटा चंक है। असल बात यह है कि यू शुड बी प्रोडक्टिव। जब आपका इंसान प्रोडक्टिव नहीं होगा, आप प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी वाइज, साइंस वाइज नई चीजें नहीं बनाएंगे, दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना डोमेस्टिक एग्रीकल्चर से लेके, माइनिंग से लेके, आईटी से लेके, आप डोमेस्टिकली पहले अपने घर को पूरा नहीं करेंगे, यहाँ सरप्लस करें, बाहर एक्सपोर्ट करें। टैक्सेशन से कोई मुल्क चलता नहीं। उसके लिए प्रोग्रेसिव होना, प्रोडक्टिव होना, इंसानों का एजुकेट होना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता होना। आजकल ये बीए खत्म, ये एमबीए भी खत्म। अब आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, चाहे अकाउंटेंट हो, या स्किल है, ठीक है जी, वकील है, ये स्किल है। आपके पास स्किल एजुकेशन चाहिए। टेक्नोलॉजी में आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब वो धागा बिस्तरी वाला काम नहीं रह गया। अब तो मशीनें दीवार ऐसे ऐसे खड़ा कर देती है, वो गया। तो दिस इज वेयर। और देखिए, एक होती है प्रोग्रेस, एक होती है ग्रोथ। प्रोग्रेस होती है शॉर्ट टर्म कि ये प्रोग्रेस हो गई जी, ग्रोथ होती है लॉन्ग टर्म। मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि आप 15-20 साल आप एक ही, अगर आपकी तकरीबन 6 से 7% भी जीडीपी ग्रो कर रही हो, ना ज्यादा हॉट करें, 9-10% ना भी करें, विद इन नेक्स्ट 15 ईयर्स आपकी इकोनॉमी है दुनिया में एटलीस्ट 5th पोजीशन पे आ जाएगी, आफ्टर चाइना, अमेरिका, सिंगापुर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आपकी प्रोडक्शन तो इस वक्त कोई है नहीं, इनोवेटिव आप है नहीं है, आप नकलखोर हैं। जो दुनिया ने बनाया उसको यहाँ आपने ले लिया या इम्पोर्ट कर लिया, क्योंकि दैट इज मच मोर ईजी। क्योंकि 36 हुकूमती अदारे एक इंडस्ट्री के पीछे पड़ जाते हैं। बिजली है नहीं, लेबर स्किल्ड नहीं। अभी ये कह रहे हैं 1.5 लाख बंदे उज़्बेकिस्तान को दे देंगे, और 1.5 लाख ब्रेन ड्रेन देखें आपका अपना। आपके पास अपना इधर होना चाहिए। चले भेजें, कोई बात नहीं, कोई अपने मुल्क की भी सोचे ना। सो यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव। You just can't depend upon taxes, IMF और फॉरेन रेमिटेंस। ये सिर्फ एक आपको वक्ती तौर पे एक बैंड एड है, मगर ये आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। कौमें वही पनपती हैं जो मुसलसल इकोनॉमिकली, सोशली प्रोग्रेस करती हैं। यो आपका माशरा इस वक्त सिक माशरा, सॉरी टू से, इट इज नॉट अ वेल परफॉर्मिंग माशरा। मैं माशरे की बात कर रहा हूँ, सिटीजनशिप की। सो आपका माशरा जो है वो किसी हिसाब से भी वेल परफॉर्मिंग नहीं है। जिस दिन ये वेल परफॉर्मिंग हो गए, आप हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर की। आखिरी सवाल सर, जी फरमाइए। हमने ज़राअत का नारा लगाया, उसमें कहाँ तक कामयाब हुए सब जानते हैं। इंडस्ट्रियल का नारा लगाया, कहाँ तक कामयाब हुआ सबके सामने है। अब हमने मादनी वसाइल को बरूकार लाने का नारा लगाया है, IT पे नारा लगाया है। आप क्या समझते हैं, अब 2 सेक्टर पे इस पे हम कामयाबी हासिल करेंगे, पहले 2 पे जितनी की है? देखिए, बात यह है कि हर सेक्टर में हमने कुछ न कुछ तरक्की की है। मैं मायूस नहीं हूँ। एग्रीकल्चर में भी हमने तरक्की की है। इसीलिए इस मुल्क में कोई रेवोल्यूशन नहीं आता कि यहाँ कोई भूखा नहीं मर रहा। माइंड माई वर्ड्स, कोई भूखा यहाँ नहीं मर रहा। हर बंदा रात को खाना खा के सो रहा है, चाहे थोड़ा है या ज्यादा है वो मैं नहीं जानता, वो अल्लाह की देन है। किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, मगर मरबूत तरीके से इस मुल्क में काम ही नहीं किया। एक सेक्टर के पीछे पड़ गए, बाकियों को छोड़ दिया। ये सेक्टर भी सोने की चिड़िया जरूर है, मगर वो सोने की चिड़िया उड़ जाती है अगर आप उस पर काम प्रॉपरली नहीं करते हैं। अब हमें ये चाहिए कि इनके साथ साथ IT का इस वक्त बूम है, माइनिंग का बूम है, इनको करें, और साथ साथ हमारी जो असल ताकत है वो एग्रीकल्चर ही है। देखिए, आप हलाकू खान ने बगदाद को फतह किया ना, तो उसने जब बादशाह को बुलाया 3 दिन भूखा रख के, तो उसे कहा कि तुम्हारे पास क्या है? सोना रख दिया, सोना रख दिया। तो उसने कहा खा के दिखाओ। तो भाई हमें खाना चाहिए जब तक हमारे बरोड़े भरे हैं, साढ़े कमले विसे हैं। कमले घर के दाने, हाँ, उसके कमले भी कमले। जमील अख्तर बेग साहब, अगर टैक्स वसूली को, तरीकेकार को, उसमें अगर किसी को टैक्स पेयर को परेशानी भी होती है, उनको तो दूर किया जा सकता है। आप समझ, वाकई अगर कानून पे अमल किया जाए, जो कानून 137 का सेक्शन कहता है, उसके जरिए डिमांड क्रिएट की जाती है, 30 दिन का
दिन दिया जाता है, उसमें कंप्लाइंस नहीं होती, 138 का नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं करता, उसके बाद उसको चलो गिरफ्तार करें, FIR दें, कारोबार सील करें, लेकिन कानून के मुताबिक तो काम करना चाहिए ताकि टैक्स पेयर खौफ ज्यादा होने की बजाय उसको पता हो मैंने ये कानून के मुताबिक टैक्स अदा करना है, मेरा हक बनता है। इस लेवल पे तो हमने आना चाहिए, तरीकेकार को लाना चाहिए। जब 139 सेक्शन के जरिए हम कंपनी से टैक्स वसूली करते हैं, उन कंपनी को पता भी नहीं होता, उनके बैंकों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। 140 के जरिए हम जहाँ खड़े होते हैं, जब बंदे को पता चलता है मेरा बैंक से पैसा निकल गया सारा, मुझे पता भी नहीं है। सेल टैक्स में भी इस तरह ऐसा हुआ है। डबल 1 सेक्शन के जरिए डिमांड क्रिएट करके दूसरा उनको रिकवरी कर ली जाती है, उनको भी नहीं पता चलता। आधी बातें की जाती हैं। आई डोंट एग्री विद दैट के भी जबरदस्ती पैसे निकाले, मैं इससे एग्री नहीं करता, इसके खिलाफ हूँ। या आप जो टैक्स का टाइम है वो ना दे और पहले निकाले, ये सारी ये जुडिशियल प्रोसेस है, उसको अपील का हक मिलना चाहिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए, फैसला अच्छा होना चाहिए, जुडिशियल फोरम पे अच्छे स्पीकिंग ऑर्डर पास होने चाहिए, और जहाँ पे कोई डाउट का बेनिफिट है वो टैक्स पेयर को देना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे ज्यादा इस पे बात करता हूँ। टैक्स हमेशा जब गवर्नमेंट को लगाए, FBR लगाए, FBR की ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि टैक्स कैसे लगाना है, वो जुडिशियस होना चाहिए। ऑडिट का मकसद टैक्स रिकवर करना नहीं है, ये एक चीज मैं आपके यहाँ ऐड करता जाऊँ। ऑडिट का कभी कोई मकसद ये नहीं कि टैक्स रिकवर किया जाए। ऑडिट से तो शफाफियत आती है सर, जब उसका ऑडिट में केस आ जाता है वो बंदा समझता है मैं अब फंस गया हूँ। ऑडिट का ये मतलब होता है कि ये कंप्लायंस है कि आपने लॉ की कंप्लायंस की है, जहां जितना टैक्स बनता दिया है, आपने स्टेटमेंट फाइल की, आपने वोचर रखा, बिल बनाया, उस पे साइन किए, वेरीफाइड पेमेंट की, क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट की, ये लॉ की कंप्लायंस होती है। नंबर 1। नंबर 2, डेटरेंस होता है कि पूछेगा मुझसे तो ये मुझे अपनी चीजें सही रखनी चाहिए। ऑडिट शरीफ आदमी के लिए होता है, बदमाशों के लिए नहीं होता। ताला शरीफ आदमी के लिए होता है, चोरों डाकुओं के लिए ताले कुछ नहीं अहमियत रखते। सर ये हमें इस टेम्परामेंट में सोचना चाहिए। जहां तक आपका बात है कि टैक्स रिकवरी जो है वो शफाफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो मैं उससे कहता हूँ जुडिशियस होनी चाहिए। बल्कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है, आपका टैक्स पेयर कहीं भागा नहीं जा रहा, वो इधर ही है। बट हमें फिर वही मेरा नारा कि हमें अपने मुल्क समझ के टैक्स देना। FBR का कोई तलक नहीं है, तलक मेरा है, आपका है, बच्चे का है। ये हमारा खजाना जो है सबका साझा होता है। टैक्स पेयर जो टैक्स में पैसा जमा हो रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है और आपका भी हिस्सा। अगर नहीं जमा हो रहा तो वो मेरा भी चोर है और आपका भी चोर है। FBR तो मुलाजम है हमारा, हम उसको तनख्वाह देते हैं, हमारे मुलाजम है, मालक हम है, स्टेट मालक है। अगर अफसरशाही खत्म हो जाए तो मामला सारे सीधे हो जाते हैं। सर हमें पहले हम मालक तो जागे। आपने टैक्स लगाया, आप कहते हैं कि कम रेट होना चाहिए, नॉमिनल टैक्स होना चाहिए। सर वो ताजर दो स्कीम 1000 रुपया साल का टैक्स उनका दे दे, महीने का 100 रुपया दे दे, सर शर्म आती है बात, वो भी नहीं दिया किसी ने। तो आप कितना कम करें? आपने जो उसमें कंडीशन लगाई थी, जो टेक्निकल उसमें खराबियां थी, उसकी वजह से नाकाम हुई। सर टैक्स पेयर तो देने के लिए टैक्स तैयार थे, आपने स्कीम पहले फिर मशवरा करके फिर बाद मशवरा करके सही किया। सर टेक्निकल खराबियां होंगी, आई एग्री विद यू। सर पहले टैक्स दे के फिर हम कहते हैं यार टेक्निकल खराबी इनको दूर करो। सर अलमियत तो यही है ना, पहले मिनिस्ट्री स्कीम देते हैं, जब उसमें आ जाता कोई फिर उसके बाद उसका ऑडिट खोल देते हैं, फिर उससे पूछना शुरू कर देते हैं, वो फिर खुद फंस जाता है। आप एक दफा नारा लगाते हैं आप आ जाए, वो नेट में आ जाए, आपसे नहीं पूछा जाएगा, दूसरे दिन फिर उसको कपड़े उतरवा लिए जाते हैं उसके। जिसने एमनेस्टी में डिक्लेयर किया उससे नहीं पूछा जा सकता, उसका चालान है। हुआ खुला सर जमील साहब, पीछे कितनी स्कीमें देखी हैं जिनका ऑडिट खुल गए, जिनके एमनेस्टी बिल की थी वो सर पकड़ लिए थे लोगों ने। सर एमनेस्टी को मैं जानता हूँ, आपने ये कहा कि आपने जो डिक्लेयर कर दे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये पीछे कई साल से आपने डिक्लेयर नहीं किया वो भी मानते हैं। आप दे दे टैक्स एक दफा सर से, मतलब आप जितना कैश भी आप डिक्लेयर कर दें। सर एमनेस्टीज ने तो इस मुल्क को तबाह किया और जो टैक्स देता है उसको आपने डिस्करेज किया। सर एमनेस्टी का क्या है कि जैसे टैक्स नहीं दे, आ जाए यार आपने प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कैश रखे, बैंक डिक्लेयर करें और 1% 2% दे दें, आप बस आप पाक साफ है। ये मैंने तो एमनेस्टी के खिलाफ बहुत लिखा है। ये जिसने जमा करा दिया उसको किसी ने नहीं पूछा। ओके जमील साहब, नाज़रीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जाहिद रसूल गुराया साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, उनसे जानते हैं। जाहिद गुराया साहब, आप जो टैक्स वसूली का तरीकेकार है FBR का 137 सेक्शन और 138 139 कंपनियों का सेक्शन जो टैक्स रिकवरी की जाती है 140 और सेल टैक्स का 111, इस पर क्या कहेंगे? टैक्स वसूली के तरीकेकार है,
इसको किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का आपका क्वेश्चन है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बेसिकली इसका जो स्कीम है उसमें प्रोविजंस जो हैं जिनको हम सेक्शंस कहते हैं वो 3 तरह के हैं। चार्जिंग सेक्शंस हैं, असेसमेंट है और फिर रिकवरी एंड कलेक्शन है। तो आपका जो टॉपिक है वो रिकवरी एंड कलेक्शन है, तो रिकवरी और कलेक्शन के लिए मुझे जाना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके चैप्टर 10 में, और चैप्टर 10 का जो पार्ट 4 है सेक्शन जो कि कंप्राइज होता है 137, 138, 138A, 138B, एंड 139 एंड 140। आगे भी हैं 141 लिक्विडेटर एंड सो ऑन, लेकिन मेनली जो टैक्स के अफसरान हैं वो जो इन्वोक कर रहे होते हैं रिकवरी के लिए वो 137 टू 140 सेक्शंस को वो इन्वोक कर रहे होते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ कि क्या अफसरान इस वक्त रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको सिस्टमैटिक वे में चला रहे हैं? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा कि जो लॉज ऑफ लैंड हैं उनको इज्जत नहीं दी जा रही अप टू सम एक्सटेंट। वो क्यों? क्योंकि जो आपने या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो टारगेट लिया है रेवेन्यू कलेक्शन करने का वो इतना हाई है, 12,970 बिलियन रुपीस का हमने टारगेट लिया बजट के थ्रू, और 8 महीने जो पहले गुजरे हैं इस साल के उसमें हमें बड़ा क्लियर हो गया कि 700 बिलियन के करीब तो शॉर्टफॉल आ चुका है। इस शॉर्टफॉल को और बड़े जो अजीम टारगेट मैं जिसे कहूंगा ले लिया इन्होंने हिस्ट्री में, उसको पूरा करने के लिए रिकवरी पे जोर दिया जा रहा है, और रिकवरी ये भी नहीं देखा जा रहा कि रिकवरी बनती है या नहीं बनती। रिकवरी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ कि रिकवरी स्टार्ट कब होती है। असेसमेंट ऑफिसर जो हैं वो सेक्शन 122 में कर रहे होते हैं, और इन सम केसेस 121 सेक्शन 121 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रही होती है, या फिर 161 विद होल्डिंग की प्रोसीडिंग की असेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे असेसमेंट भी हरी में हो रही है, रिकवरी तो बाद, पहले असेसमेंट जो है उस पर भी देखने की जरूरत है। 161 की प्रोसीडिंग में बड़ा जबरदस्त वाइस केबल्स में डिसीजन दिया ऑनरेबल मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद से MM अकरम साहब ने। उन्होंने डिफाइन किया कि विद होल्डिंग के जो स्टेप्स बनाए उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। जैसा उन्होंने बताया कि आपने अपना विद होल्डिंग का जब भी ऑडिट करना है तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने लेनी है। सबसे रूल जो 44(4) जिसे हम कहते हैं उसके मुताबिक आपने रिकंसिलिएशन लेनी है। रिकंसिलिएशन के बाद आपने उसको एग्जामिन करने के बाद अगर कोई टैक्स पेयर नहीं दे रहा तो उसको पेनल्टी लगानी है, और उसके बाद फिर आपने जो उसकी ऑलरेडी फाइल्ड हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स उनको चेक करना है। उसने इनकम टैक्स रिटर्न जो 114 की फाइल की है, उसने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं उनको देखना है। वेरी सॉरी टू से दैट कि सम टाइम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इसको भी जो है वो FBR विद होल्डिंग के लिए पूछ रहा होता है। अब डेप्रिसिएशन जो है उसकी अब क्या आंसर होगा, तो ये चीज़। और फिर फर्दर 161 जब आप 1A करना है, शो कॉज करना है, तो आपने ट्रांजैक्शन वाइज करना है, तो और उसके बाद एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के बाद 161 होना है, तो ये नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं सेक्शन 137 के ऊपर, रिकवरी के ऊपर। 137 इसका जो फर्दर है सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1 उसमें क्या है, उसमें ये है यूबी साहब के जो आपने रिटर्न सबमिट की, टैक्स पेयर ने रिटर्न सबमिट की सेक्शन 118 के मुताबिक, तो रिटर्न सबमिट करते हुए जो टैक्स वॉलंटरली पे किया वो सेक्शन 137 और उसके सब सेक्शन 1 में कवर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद रसूल गुराई साहब, आपने हमें टाइम दिया। अजमीर अख्तर बेग साहब आपको बहुत शुक्रिया। सोहेल शहर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।